मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एल्केन, और एल्केन के बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, समानता पढ़ा था उसके अंदर। इसके अलावा उसका प्रिपरेशन पढ़ा था कि एल्केन बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुणधर्म। आज हम बात करेंगे एल्केन के रासायनिक गुणधर्मों की। तो रासायनिक गुणधर्मों में जो पहला गुणधर्म है वो है दहन, यानी एल्केनों को दहन किया जाता है। तो कोई भी चीज दहन होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो CH4 एल्केन है और ऑक्सीजन के साथ में इसका दहन करवा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल का निर्माण होता है। तो एल्केनों का दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसके अलावा हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, इसका दूसरा रासायनिक गुणधर्म है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात प्रतिस्थापन का मतलब है कि इसमें कोई विस्थापित होगा कोई परमाणु। तो सिंपल सी रिएक्शन आप जो है पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, आपने फिर से आई है और फिर भी आएगी, आगे भी आती रहती है, 12th में भी आ जाएगी ये रिएक्शन, देखना। तो एल्केनों का जब देखिए एल्केन जो है क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरीन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर देता है। एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन? क्लोरीन परमाणु। वो तो फिर किसका निर्माण होता है? तो निर्माण जिसका होता है वो सामने बोर्ड पे आ रहा है, आप ध्यान दें। देखो फर्स्ट को अपन ने लिया CH4। अब CH4 को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं सर, कहां से क्या निकाल रहे हैं। ये CH2, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ले ली, सनलाइट की प्रेजेंसी है, तो सनलाइट की प्रेजेंसी में ये Cl जो है ना, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ HCl, और ये Cl इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, इसको रिमूव कर देगा, इसका विस्थापन कर देगा, प्रतिस्थापन हो गया इसका। तो अब क्या हो गया आपका CH3Cl हो गया। आगे बात समझ में। इसके अलावा फिर आगे भी होता है, तो अब की बार क्या होगा, उसमें से एक और हाइड्रोजन जाएगा, Cl2 Cl2 से रिएक्शन होगी तब। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ClCH2H, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, ठीक है, CH3Cl ही है ये। तब इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी Cl2 के साथ में, सेम प्रेजेंसी सनलाइट, और यहां से निकल गया ये HCl, एक और Cl आ गया इसके लिए। तो अब आपका बन गया CH2Cl2, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे क्रिया हो जाएगी Cl2C, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ClHH, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए इसकी फिर से क्रिया करवा दी। मैं चाहे आप, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, फिर आप क्या कर रहे हो, तो आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। प्लस Cl2 सेम प्रेजेंसी, तो अब की बार ये HCl मिल गया, ये Cl आ गया पे जुड़ गया, तो क्या बन गया CHCl3। इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है पहले जो है ऑपरेशन करते थे तो व्यक्ति को, मरीज को बेहोश करने में काम आता था, तो आजकल इसका उपयोग बंद हो गया है। फिर आगे कंटिन्यू क्रिया होगी तो CL3CH प्लस Cl2, तो यहां से ये निकल गया, वापस से आपका ये क्या बन गया CCl4 बन गया। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये हो गया प्रतिस्थापन, एल्केनों का प्रतिस्थापन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे है भाप के साथ क्रिया। तो जो उच्चतर एल्केन होते हैं, हायर एल्केन जो होते हैं, 1273 केल्विन टेम्परेचर और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप, गर्म भाप मतलब पानी की जो भाप होती है उसके साथ क्रिया करते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये अभिक्रिया 3 नंबर है हमारा, भाप के साथ अभिक्रिया। भाप आप जानते हो, पानी को गर्म करते तो भाप बनती है, ठीक है। तो भाप के साथ अभिक्रिया में देखिए ये CH4 एल्केन ले लिया और ये अपन ने भाप ले ली H2O, ठीक है। 1273 केल्विन टेम्परेचर एंड
केमिकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने इसका भाप के साथ क्रिया करवाई। तो यहाँ पे आपके बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप, CO प्लस हाइड्रोजन गैस H2, कितना H आएंगे, 4 2 6, इट मींस 3 अणु हाइड्रोजन गैस के और 1 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो भाप के साथ क्रिया करने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का निर्माण होता है जब एल्केनों की भाप के साथ क्रिया करवाई जाती है तब। नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म में हम अभिक्रिया की बात करेंगे 4 नंबर पे, ताप अपघटन। ताप अपघटन के अंदर क्या होता है, जो हायर एल्केन होते हैं, जो उच्चतर एल्केन होता है, जो बड़े अणु होता है, जब उसको गर्म किया जाता है 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो निम्नतर अणुओं में यानी कि छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। यही इसका ताप अपघटन कहलाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे उच्चतर अणु ले लिया, उच्चतर अणु में हमने ले लिया CH3 CH2 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 2 2 4 5 और CH3, मैंने ले लिया हेक्सेन, ठीक है, ये उच्चतर अणु है, 6 कार्बन है। जब इसको गर्म करेंगे 773 केल्विन पे, जब इसको गर्म किया अपन ने 773 केल्विन पे, तो ये छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। जिस प्रकार से ये एक अणु बना देगा प्रोपेन का C3H6H8, ठीक है, प्रोपेन बन गया। इसके अलावा ये विभाजित होकर बनाता है C2H6, ये एथेन बन गया, छोटा अणु, और एक और अणु में विभाजित हो जाता है CH4 मीथेन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बड़ा अणु है, ये पूरा ताप अपघटन के कारण छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। तो ये एल्केन के रासायनिक गुणधर्म है। आगे बात समझ में। अब हम इसके बात करते हैं उपयोगों की, कि कहाँ उपयोग होता है। तो उपयोग आप जानते ही हो, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रबर, प्लास्टिक आदि पदार्थों के लिए एडोरियम विलायक के रूप में काम करता है ये। इसके अलावा एथेन कृत्रिम रूप से एथेन जो है कृत्रिम कपूर बनाने में भी काम में लिया जाता है। कपूर होता है ना, तो कृत्रिम रूप से जो कपूर बनाया जाता है वो उस वहां पे भी ये एथेन काम में लेते हैं। मीथेन जो है प्रकाश उत्पन्न करने में काम आता है, कार्बन ब्लैक बनाने में काम आता है। इसके अलावा एथेन जो है ठंडक पैदा करने में भी प्रयुक्त होती है, ठंडक पैदा करने में प्रयुक्त होती है एथेन, क्योंकि इसका गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है, इसलिए ये हमारे शरीर की ऊर्जा ग्रहण करके तुरंत भाप में बदल जाएगा और शरीर को ठंडा कर देगा। इसके अलावा और जगह जो एथेन है, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, वहां पे भी ठंडक उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी बनाया था अपन ने, आपको पता है। तो अपन कह सकते हैं कि एल्केन का निर्माण क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में भी किया जाता है। एंड उस्तर जो एल्केन है, केरोसिन, स्नेक तेल, पैराफिन मोम, पेट्रोल आदि में भी मुख्य यौगिक के रूप में होते हैं। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो उपयोग प्लास्टिक, रबर आदि के विलायक में। इसके अलावा ईंधन में लिख सकते हो, ईंधन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा एथेन का उपयोग आप देख सकते हैं ठंडक पैदा करने में, ठीक है। इसके अलावा मीथेन का उपयोग आप देख सकते हो ईंधन के रूप में, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म बनाने में, अभी थोड़ी देर पहले अपने रासायनिक गुणधर्म में बनाया था, बनाने में, ठीक है। इसके अलावा जो केरोसिन होता है, केरोसिन, पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनमें भी एल्केन काफी होता है, एल्केन उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में। तो ये मुख्य उपयोग है, ठीक है।
यहाँ इनका उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो आप लिख सकते हो। कृत्रिम कपूर बनाने में लिख सकते हो, कृत्रिम कपूर बनाने में आदि। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा था एल्केन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन यही है कि जो एल्कीन्स होते हैं तीन हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको एल्कीन्स बोलते हैं। इनको ओलेफिन भी कहा जाता है क्योंकि ये तेलीय जो प्रकृति होती शो करते हैं, इनको ओलेफिन भी बोलते हैं। फर्स्ट तो हम बात करें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इनको एल्कीन कहा जाता है। इनका अनुलग्न देखिए, एल्कीन साउंड निकल रहा है इन, तो इनका अनुलग्न होता है इन, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n ओनली। यहाँ पे n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता। n इक्वल टू 1 नहीं होता है इसमें, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और आगे कितना भी हो सकता है। तो इसका जो प्रथम सदस्य होगा वो यही होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला। इट मींस यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 into 2 अर्थात C2H4। ये क्या है? एथीन है कि नहीं? तो इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है। आगे बात समझ में, इसका प्रथम सदस्य कौन होता है? एथीन होता है। क्लियर? और अगर इनमें संकरण की बात करें तो sp2 संकरण पाया जाता है और बंध कोण का मान जो है 120 डिग्री का होता है। संकरण की बात करें, यहां लिख लेते हैं संकरण sp2 संकरण होता है, जिसमें आपको बता दूं एथीन के अंदर sp2 संकरण डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन लगे रहे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप संकरण निकाल सकते हो शॉर्ट तरीके से, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होगा। कोई लोन पेयर नहीं है तो H 0 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 अर्थात 3, तो कितना आया H बराबर 3 आया। 3 का मतलब 1 S और 2 P, sp2 संकरण। और इसमें जो आबंध कोण होता है, आबंध कोण का मान जो है 120 डिग्री का होता है। देखिए 120 डिग्री का इसमें आबंध कोण होता है और एथीन प्रथम सदस्य एथीन है, तो प्रथम सदस्य एथीन की अगर संरचना हम बनाएंगे तो एथीन की संरचना में देखिए एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, अर्थात दोनों कार्बनों के मध्य एक तो अक्षीय अतिव्यापन होगा यूं, जिससे कि सिग्मा बंध का निर्माण होगा, एक ऊर्ध्वाधर अतिव्यापन होगा यूं, जिससे कि पाई आबंध का निर्माण होगा। ये पाई आबंध है, पिछली डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन ने निकाला था। एंड 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए आप। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया आपका H, एक यहाँ पे आ गया H और एक यहाँ पे आ गया H और एक यहाँ पे आ गया H। तो ये होगी एथीन की संरचना। क्लियर? आगे बात समझ में। और इसमें जो आबंध की लंबाई होती है 133 पिकोमीटर होती है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 133 पिकोमीटर। आबंध लंबाई जो है डबल बॉन्ड की होती है 133 पिकोमीटर। क्लियर? तो ये साधारण परिचय हो गया एल्कीन का। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। एथीन का नामकरण करते हैं, एल्कीन का नामकरण। तो देखिए यहां मैं आपको बताता हूं साधारण नाम। यहां हमारे
सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, जो पहला एग्जांपल है मेरा सिंपल सा साधारण नाम पद्धति के अंदर जो CH2 प्रथम सदस्य है डबल बॉन्ड CH2, साधारण नाम पद्धति में इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्लियर? साधारण नाम पद्धति में इसको क्या कहा जाता है? एथिलीन कहा जाता है। और जो व्युत्पन्न नाम पद्धति है, व्युत्पन्न नाम पद्धति के अंदर भी इसको एथिलीन कहते हैं। एथिलीन डबल बॉन्ड दो कार्बन हो तो उसको एथिलीन कहा जाता है व्युत्पन्न नाम पद्धति में। और आईयूपीएसी में तो आप जानते हो उसका सफिक्स क्या है, इसका अनुलग्न एन होता है और दो कार्बन को एथ बोलते हैं तो इसका नाम इन होता है, इसका अनुलग्न इन होता है, दो कार्बन को एथ बोलते हैं तो क्या नाम हो जाएगा? एथीन। आईयूपीएसी में इसका नाम हो गया। अब इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो क्या है आपका एथिलीन से नाम देते हैं ना इसका, तो एक मतलब एथिलीन से नाम देंगे जैसे एल्किलीन। ठीक है, तो ये 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेलीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेलीन। ठीक है, इसी प्रकार से ये है डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये हो जाएगा ब्यूटीलीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटीलीन। ब्यूटीलीन। इसी टाइप से अगर मान लो ये है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये 1 2 3 4 5 आइसो कंडीशन है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटिलीन। आगे बात समझ लें। और अगर हम इसमें बात करें व्युत्पन्न नाम पद्धति के अंदर, तो व्युत्पन्न नाम पद्धति में देखिए मैंने आपको बोला कि इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज का मतलब ये है, इस चीज को एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम जब देंगे अपन, मैं यही में लिख देता हूं दोबारा से, टेंशन ना ले। तो अब ये इतना इतना तो क्या हो गया आपका? एथिलीन हो गया कि नहीं हो गया? बाकी ये क्या बच गया? मैथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथिलीन। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से मान लो ये हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये तो क्या हो गया? एथिलीन। और ये क्या हो गया? एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। आगे देखिए, अगर इसमें से ये वाला एग्जांपल ले लिया, ये लेते हैं एग्जांपल, तो डेराइव सिस्टम में जो है आप इसका नाम कर सकते हो, यहां पे आइसो कंडीशन है। ठीक है, 1 2 3 आइसोप्रोपिल हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एथिलीन बोल दो चाहे तो आप, आइसोप्रोपिल एथिलीन। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 तो ये इतना इतना तो क्या हो गया? एथिलीन। और इस तरफ भी क्या है? मैथिल। और इस तरफ भी क्या है? मैथिल। तो कितने मैथिल हो गए? 2 मैथिल। तो हम इसको बोल देंगे डाई मैथिल एथिलीन। ठीक है, क्लियर? और आईयूपीएसी में इसका नाम तो एथिलीन हो ही गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। एंड इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम चेन बना लो अभी, ये चेन बन जाएगी 1 2 3 4। 3 नंबर पे क्या है? मैथिल है। 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 कार्बन नंबर ग्रुप में, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल। आप 1 नंबर पे इसे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो ब्यूटीन। ठीक है, और अगर दूसरे तीसरे नंबर पे होता तो आप नंबर डाल के ई लगा देते। आगे बात समझे। तो इसमें ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, हमने
भी पढ़ ली है, ठीक है, और वो रूल सारे आप जानते हो। तो इस प्रकार से हम एल्कीन का नामकरण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्कीन में समायता। एल्कीन के अंदर समायता की बात करते हैं तो इसके अंदर स्थिति समायता, इसमें श्रृंखला समायता, क्रियात्मक समूह समायता और ज्यामिति समायता भी पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंखला समायता की। एक नंबर है हमारा श्रृंखला समायता। श्रृंखला समायता में क्या होता है, जो द्विबंध है उस द्विबंध की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे श्रृंखला समायता कहते हैं एल्कीन के अंदर। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप इस एग्जांपल से श्रृंखला समायता समझ जाओगे। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 ये पेंटीन है, इसकी सीधी लंबी चेन है। अब डबल बॉन्ड एक नंबर कार्बन पे है, मैं इसको एक नंबर कार्बन पे ही रखूंगा, केवल श्रृंखला की स्थिति में परिवर्तन करूंगा, श्रृंखला में परिवर्तन करूंगा, द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन नहीं करूंगा। तो देखिए आप यहाँ पे श्रृंखला में परिवर्तन होता हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH2 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ आप देख सकते हो द्विबंध की स्थिति तो वही है, एक नंबर कार्बन पे, यहाँ पे भी एक नंबर कार्बन पे द्विबंध की स्थिति है। लेकिन पहले सीधी लंबी चेन थी, अब ये चेन में शाखा आ गई है, ब्रांच आ गई है, आइसो कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो इसका नाम पहले क्या था, एन पेंटीन था, पेंटीन था। अब इसका नाम क्या हो गया, आइसो पेंटीन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर ले, दिक्कत नहीं है, सेम है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 7 8 और 2 10, इसमें भी 10 है, 3 3 6 और 7 8 9 10, ठीक है। तो अणुसूत्र तो वही है, परंतु संरचना बदल गई, और संरचना किसके कारण से बदली है, संरचना श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण से बदली है, इसलिए इस समायता को श्रृंखला समायता कहा जाता है। चलो सेकंड समायता की बात करते हैं, 2 नंबर स्थिति समायता। स्थिति समायता में क्या होता है, जो द्विबंध है उस द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। वो अगर 1 नंबर पे है तो उसकी स्थिति बदल के 2 नंबर पे आ जाए, 3 नंबर पे आ जाए द्विबंध, तो उसे हम स्थिति समायता कहते हैं। तो स्थिति समायता में आप देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीधा सिंपल यही ले लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे जो द्विबंध की स्थिति है वो 1 नंबर कार्बन पे है, 1 नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो इसका नाम तो हम अगर लिखें तो अपन यूं लिख सकते हैं, पेंटीन, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, द्विबंध को हम कहीं और लगा दें। अब देखिए इसकी स्थिति आ गई 1 2 नंबर पे आ गई इसकी स्थिति। तो 2 नंबर पे आने पर इसकी स्थिति, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा इसका नाम। तो यहाँ पे द्विबंध डबल बॉन्ड की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अणुसूत्र वही है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्थिति समायता। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह समायता।
समायवता। तो क्रियात्मक समूह समावता में क्या होता है? क्रियात्मक समूह समावता में जो एल्कीन होता है वो साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने प्रोपीन लिया है, ये प्रोपीन है, इसका नाम प्रोपीन, ठीक है। और इसका अणुसूत्र की बात करें तो 1 2 3 C3 3 और 3 6 H6, ये इसका अणुसूत्र है प्रोपीन का, ठीक है। अभी यहाँ पे सीधी चेन है एल्कीन की जो प्रोपीन है। और अब देखिए अभी यहाँ पे अगर बात करें तो ये अचक्रीय यौगिक है, अब ये कन्वर्ट हो जाए चक्रीय यौगिक में, अर्थात साइक्लो लग जाएगा। कैसे? ऐसे CH2 अगर इसको गर्म करेंगे हम तो ये साइक्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ये ठीक है। गर्म करने पे जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और अचक्रीय यौगिक जो है चक्रीय यौगिक में कन्वर्ट हो गया। एल्कीन जो है साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ? आप देख सकते हैं वही कार्बन है 3, 1 2 2 4 2 6 और 6 हाइड्रोजन, अणुसूत्र सेम है लेकिन यहाँ पे अचक्रीय है, यहाँ पे चक्रीय है। तो इस प्रकार की समावता एल्कीन के अंदर प्रेजेंट होती है और इसे क्रियात्मक समूह समावता कहा जाता है। क्लियर? आगे बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति समावता की बात करते हैं। एल्कीन के अंदर ज्यामिति समावता भी पाई जाती है जो कि त्रिविमीय समावता का ही एक रूप है। एल्कीन के अंदर ज्यामिति समावता देखिए, ज्यामितीय समावता। तो ज्यामिति समावता एल्कीन के अंदर इसमें क्या होता है, उसकी ज्यामिति में परिवर्तन होता है, उसकी ज्यामिति में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से दो रूप बनते हैं। दो रूप कौन कौन से बनते हैं? एक रूप बनता है समकक्ष, जिसको सिस भी बोलते हैं, सिस, और दूसरा रूप बनता है विपक्ष, जिसको ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस। तो समकक्ष और विपक्ष दो रूप प्राप्त होते हैं और ये दो रूप देखो क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। समकक्ष में क्या होता है? समकक्ष के अंदर समान परमाणु या परमाणुओं का समूह एक ही तरफ होता है और विपक्ष यानी उल्टी साइड, अपोजिट, तो इसमें अपोजिट साइड में होता है, विपरीत साइड में होता है समान परमाणु या परमाणुओं का समूह। कैसे? एग्जांपल देखिए आप, यहां द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों से जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है। तो ये डबल बॉन्ड C द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन हो गए, ठीक है। अब समकक्ष में मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है H। आगे बात समझे? तो समकक्ष में क्या होगा? नीचे की तरफ H ही होगा और ऊपर की तरफ CH3 ही होगा। अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको दोनों कार्बनों पे CH3 समूह नजर आ रहा है, समान पक्ष है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों कार्बनों पे HH नजर आ रहा है, समान पक्ष है, इसलिए इसको समकक्ष बोलते हैं, मतलब सिस, ठीक है। और अगर हम बात करें विपक्ष में तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब ऐसे अगर यहाँ पे CH3 है तो इसके विकर्ण पे CH3 होगा, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H होगा। तो अब देख लीजिए एक पक्ष के अंदर समान समूह नहीं है, ऊपर CH3 और H है, समान समूह नहीं हुआ, नीचे भी देखें तो CH3 और H है, समान समूह नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस, विपक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्कीन के अंदर ज्यामिति समावता भी पाई जाती है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एल्कीन बनाने की विधियां।